वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पर रोज़ 5 बजे से 5:30 बजे तक मैं लाइव आ रहा हूँ। 365 दिन का लाइव वर्कशॉप कर रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो रोज़ सुबह 5 बजे मैं आपको लाइव मिलूंगा अपने इसी YouTube चैनल पे। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जैसे मैं लाइव आऊं तो आपको मिल जाए। पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको सारी चीजें सिखाने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडिया में ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि कोई कोच कोई ट्रेनर इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बिना किसी भेदभाव के हम सीधा सीधा फ्री ऑफ कॉस्ट हमने प्राइस पैरामीटर हटा दिया है। तो अगर आप एक ऐसे एडवाइजर हैं जो कल को इस पेन में नहीं रहना चाहते कि ट्रेनिंग की वजह से मैं पीछे रह गया, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप ज्वाइन करिए 5 बजे वाला मेरा लाइव क्लास और वहां पर अपनी तकदीर बदलिए। 1 साल के अंदर में आपको सोचिए कितनी सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब डिसाइड आपको करना है कि 1 साल में आप अपने गोल को अचीव करने वाले हैं या फिर बहाने बना करके फिर 2027, 2029, 2030 की ऐसी तैयारी करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण लोधियाल। आप सभी का स्वागत है आज की डीएनए वाली वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। आज एक बहुत बड़ा अपडेट में लेके आया हूं। बहुत बेसब्री से हमें इंतजार था एज ए LIC एजेंट कि LIC हेल्थ इंश्योरेंस में एंटर करेगी तो हमें एक ही लाइसेंस पर हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस बेचने का मौका मिलेगा। बट फिलहाल के लिए डिसीजन पोस्टपोन होता हुआ दिख रहा है। मैं पूरे तरीके से कैंसिल इसको नहीं कहूंगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। आपके भी कमेंट्स, आपके भी राय इस वीडियो में जानना जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो फिलहाल के लिए LIC की जो हेल्थ इंश्योरेंस में एंट्री थी वो फिलहाल के लिए एंट्री कैंसिल होती हुई दिख रही है। और गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम कर रही है इंडिया में PSUs को लेकर के, बैंकिंग क्षेत्र को लेकर, इंश्योरेंस क्षेत्र को लेकर, तो उसमें बहुत सारी अटकलें दिखाई दे रही है माय डियर फ्रेंड। LIC ने हेल्थ इंश्योरेंस में एंट्री फिलहाल रोक दी। तो क्यों रोक दी? क्या LIC का ये डिसीजन था या फिर ये मोदी सरकार का डिसीजन था या फिर ये IRDAI का डिसीजन था? इन सारे के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए एज ए एडवाइजर जानना जरूरी है वो ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। देखिए, असली वजह क्या है? सरकार का इसमें मेन रोल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें मेन रोल है। और वो मेन रोल जो है ना, वो जो मेन रोल है माय डियर फ्रेंड्स वो है मोदी गवर्नमेंट का। और मोदी गवर्नमेंट इसमें पता है क्या कर रही है? मोदी गवर्नमेंट ने इसमें डिसीजन लिया है कि फिलहाल के लिए इसको रोक दिया जाए। अब इसको अगर रोकने का डिसीजन ले ही लिया है तो इससे क्या होगा? अगले कुछ महीनों में गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमारा पूरा फोकस किस पे है? सरकार की पूरी हिस्सेदारी बेचने पर यहाँ पर फोकस नहीं, बल्कि कुछ ऑफर फॉर सेल, OFS उसको हम बोलते हैं। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस में फिलहाल जाने का जो डिसीजन था वो मोदी गवर्नमेंट रोक रही है, LIC को मना कर रही है। तो फिलहाल के लिए हमें इतना समझ में यहाँ पे आ रहा है। अगर हम उसके बाद में और थोड़ा डिटेल में इसको अगर हम स्टडी करना चाहें माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर हमें ये समझ में आता है कि OFS होता क्या है। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर मेरी पहली बार ये वीडियो ऐसी देख रहे होंगे जिस पर OFS समझ में आ रहा होगा, है ना। कई सारे लोगों को पता ही नहीं होगा OFS होता क्या है। ऑफर फॉर सेल। क्या LIC को सेल पे लगाने वाले हैं ये लोग? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि OFS क्या होता है? सरकार या कोई भी बड़ी कंपनी जब अपने शेयर बेचकर अपनी हिस्सेदारी को कम करती है तो उस प्रोसेस को OFS कहते हैं। और जैसे मान लो आपकी एक दुकान है, 100% मालिक आप हैं, आपको कल को पैसा चाहिए तो आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि आप 10%, 20% हिस्सा उसका किसी और को बेच करके आप पैसा ले सकते हैं। लोगों को 10% हिस्सा या जो भी स्टेक आप बेचना चाहें वो आप उसको बेच सकते हैं। अब मोदी गवर्नमेंट का मकसद यहाँ पर क्या है? मोदी गवर्नमेंट सिर्फ एक काम करने पर फोकस कर रही है, उसको चाहिए पैसा। अब वो कह रही है भैया हमारे को चाहिए पैसा। पैसा क्यों चाहिए भैया आपको? पैसा ये कह रहे हैं हमें पैसा चाहिए देश को चलाने के लिए। पैसा इनको चाहिए देश को चलाने के लिए। 12 साल से क्या कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। सरकारी कंपनियों को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, ज्यादा प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, कह रहे हैं। ये बात इनकी थोड़ी सी मेरे को लॉजिकल लगती है। मार्केट में लिक्विडिटी और वैल्यू अनलॉक करना इनका एक प्राइम गोल है, ऐसा मोदी जी की सरकार कह रही है कि अगर हम PSUs को पब्लिक करते हैं, उनको OFS के माध्यम से शेयर्स प्राइवेट में देते हैं, तो उससे कंपनी के अंदर लिक्विडिटी नजर आएगी और कंपनी की जो वैल्यू होगी वो अनलॉक होगी। एक्चुअल कंपनी की वैल्यू कितनी है वो इन्वेस्टर्स के माध्यम से जब मार्केट में माहौल बनता है स्टेक लेने का, तो वहां पर ये चीजें समझ में आती है कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू कैसी है।
ठीक है, ये इनका कहना है। दूसरा, ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अगर इनको बढ़ाना है तो इसके लिए कह रहे हैं कि हम अपने पीएसयू कंपनीज को पब्लिक लेके जाना चाहते हैं ओएफएस के माध्यम से। अब ये ओएफएस क्या है, ऑफर फॉर सेल, ये इकट्ठा पूरी कंपनी प्राइवेट नहीं होती है, इसमें स्टॉक मार्केट का भी रोल होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसका एक अपना नियम होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो नियम भी मैं आपको बताऊंगा। आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये ओएफएस जरूरी है, क्या ये मजबूरी है एलआईसी की? तो यहां पर देखो, किसी भी लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर यानी कि जो मेन कंपनी के डायरेक्टर्स लोग हैं उनकी हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं हो सकती है। ये मेरा नियम नहीं है, मोदी जी का नियम नहीं, ये है स्टॉक मार्केट का नियम इंडिया का। इसको हम ओएफएस के माध्यम से समझ सकते हैं कि एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी अभी 96.5% के आसपास है, और ये रूल के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इस रूल के हिसाब से कहां जानी है हिस्सेदारी, 75% से ज्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट इसमें रख नहीं सकती है। तो ये 75% से ये 96% से ये कहाँ पे लेके जानी है, इनको 75% पे लेके आनी है। उसके लिए गवर्नमेंट ये करे कि हमारे को 96% से 75 करने के लिए हमारे को धीरे धीरे कंपनी में ओएफएस के माध्यम से कंपनी को पब्लिक ले जाना पड़ेगा। पहला टारगेट मई 2027 का ये लोग बता रहे हैं कि 90% तक लेके आएंगे, मतलब 4-5% और जो है स्टेक लेके आने की बात हो रही है। तो उससे क्या होगा कि ओएफएस का रोल ये कंपनी फॉलो कर लेगी। अब ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको क्या लगता है कि ये सही है? क्या एक प्रॉफिटेबल कंपनी, एलआईसी जैसी प्रॉफिटेबल कंपनी को पब्लिक करना सही डिसीजन है गवर्नमेंट का? मैं सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। अब एलआईसी ओएफएस जरूरी है क्या? तो सबसे पहली बात तो है कि सेबी के नियम पूरे करने भाई। एलआईसी को इन्होंने स्टॉक मार्केट में लेके आ गए। एलआईसी का 96.5% जो भी गवर्नमेंट के पास है, बट 3.5-4% स्टेक प्राइवेट में आ चुका है, तो ये लिस्टेड कंपनी हो गई है। जब कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो उसमें सरकार को भी पैसा मिल रहा है ओएफएस के माध्यम से। आफ्टर ऑल जब स्टेक बेचेगी सरकार 4-5%, तो 40-50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए तो गवर्नमेंट को मिलने वाला है। अब गवर्नमेंट इससे किसकी तिजोरियां भरेगी वो आप जानते हैं, ठीक है। एलआईसी ट्रांसपेरेंट और मार्केट फ्रेंडली बनेगी, ये जो है एलआईसी का कहना है, गवर्नमेंट का कहना है। इस पे कितनी सत्यता है ये आप कमेंट करके बताना। फ्यूचर में एलआईसी को ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी, क्या सच में ये बात पॉइंटेबल है? ये भी आप कमेंट करके बताइए इस बात से कितना, क्योंकि मैं गवर्नमेंट की ओपिनियन को भी रिसर्च करके आपके सम्मुख रख रहा हूं कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है। एलआईसी ओएफएस जरूरी क्यों है, गवर्नमेंट ने इसके पीछे क्या तर्क दिया है, ये गवर्नमेंट का तर्क है, मेरा तर्क नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा कि फ्यूचर में एलआईसी को ज्यादा स्वतंत्रता रहेगी। मैं अपनी ओपिनियन भी लास्ट में बताऊंगा, लेकिन मेरी ओपिनियन आपसे मैच करे ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो मेरी ओपिनियन है। ऐसी आपकी कोई अपनी ओपिनियन होगी जो मेरी ओपिनियन से मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जरूर करना। मार्केट में लोग शेयर खरीद सकेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, इस बात पे मैं सहमत हूं। जब भी कोई कंपनी मार्केट में आती है तो डेफिनेटली लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है उस कंपनी में इन्वेस्टर बनने की, तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो गवर्नमेंट कर नहीं रही है। अब ओएफएस होने से एजेंट्स पर क्या असर पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। देखो, डे टू डे जो एक्टिविटीज है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कंपनी चल रही है वैसे ही कंपनी चलती रहेगी, बट जो प्रोडक्ट हैं, कमीशन है, रूल रेगुलेशन है, वो सेम रहते हैं। ये जो है IRDAI और एक रिपोर्ट आई है इस बीच में, ये मीडिया रिपोर्ट है, उनका कहना है कि ये सेम रहते हैं। लेकिन इस पॉइंट पर भी मैं थोड़ा सा विरोधाभास रखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट और कमीशन पे इंश्योरेंस एडवाइजर्स का थोड़ा सा डिप भी किया जा सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइवेट एंटिटी कंपनी में एंट्री करेगी उनको पैसा भी तो बनाना होगा। हालांकि मैं ये बात आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ जानकारी दे दूं, आपको अगर नहीं है पता ये चीज़, अगर यहाँ पर 75% स्टेक एलआईसी रखती है, गवर्नमेंट रखती है, और 25% तक अगर प्राइवेट को दे देती है, कोई भी प्राइवेट एंटिटी आपके कमीशन को कम नहीं कर सकता। कोई भी 25% का स्टेक रखने वाला इन्वेस्टर आपके प्रोडक्ट्स को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये एलआईसी का प्रोडक्ट एक्चुअल डिपार्टमेंट प्लान करता है। कमीशन एलआईसी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में तय होता है क्या कमीशन क्या कैसा करना है। यहाँ तक कि IRDAI का सीधा दखल होता है इस पे। अगर IRDAI बोलेगा नहीं भाई तुम एजेंट्स का कमीशन कम क्यों कर रहे हो, तो एलआईसी को IRDAI का नियम मानना पड़ेगा। इस पे इन्वेस्टर का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए आप टेंशन मत लो फिलहाल के लिए। मार्केट स्टेबल रखने के लिए कंपनी कोई बड़ा चेंज नहीं करती है, इस बात पे मैं सहमत हूँ। शायद इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी गवर्नमेंट यही कह रही है कि फिलहाल के लिए हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको खुद का बिजनेस भी संभालना है। जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है बहुत बड़ा बिजनेस है। लॉन्ग टर्म में एलआईसी की इमेज और गवर्नमेंट
की जो इमेज है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी ओएफएस के माध्यम से, ये भी मुझे कहीं हद तक विरोधाभास सा लगता है। ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो होने से एडवाइजर को फिलहाल के लिए बहुत बड़ा नुकसान या फायदा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्लाइंट आपसे ये बात जरूर पूछेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो आपको जवाब पता होने चाहिए। एलआईसी की सोच क्या है, एलआईसी का स्टेटमेंट क्या है इस पे, बड़ा बिजनेस चलाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। एलआईसी फिलहाल ऐसी बातें बोल रही है, ये बात सही भी है कि एलआईसी का खुद का बिजनेस 57 लाख करोड़ रुपए एलआईसी मैनेज कर रही है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर वो जंप करती है तो मेरे हिसाब से तो वो डिजर्व कर देगी मार्केट को, क्योंकि इतना बड़ा जायंट है। ठीक है, 35-40 करोड़ कस्टमर जिसके पास हैं, एक एक पॉलिसी भी अगर बिकेगी तो 35-40 करोड़ तो मार्केट से सीधे निकाल लेगी एलआईसी। तो उससे होगा क्या, मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का सुपड़ा साफ होना फिक्स है। फिलहाल के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां टेंशन में नहीं होंगी। एलआईसी का ध्यान सिर्फ अभी ओएफएस पर रहेगा। ओएफएस क्योंकि सरकारी टाइमलाइन का ये हिस्सा है, इसलिए एलआईसी को सरकारी नियम भी पालन करने पड़ते हैं। 96.5% हिस्सेदारी को धीरे धीरे कहाँ तक लेके आने की सोच रहे हैं, 90% तक, 2027 तक। उसके बाद भी ये डिप होता रहेगा, जब तक होता रहेगा जब तक कम से कम 75% तक नहीं आ जाता, क्योंकि स्टॉक मार्केट के नियम के हिसाब से प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग 75% या उससे कम रखनी होती है। ठीक है, कंपनी कोई गलत कदम अभी नहीं उठाना चाहती है, बदलाव के टाइम पे, ट्रांजिशन के टाइम पे कंपनी ऐसा नहीं करना चाहती है। और हेल्थ इंश्योरेंस एंट्री बाद में अगर मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कंपनी जरूर इस पे एंटर करना चाहेगी। इवन एलआईसी के चेयरमैन जो थे पहले, उन्होंने पूरा बताया था पूरी इंश्योरेंस मार्केट पे इसका क्या असर पड़ रहा है। तो मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां मस्त इस बेबी की तरह मजे मार रही होंगी कि चलो ठीक ही है भाई यार, फिलहाल बच के भाई वरना अगर एलआईसी आ जाती तो हमारा तो सुपड़ा खत्म होना था। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एलआईसी आता तो कंप्लीटली बाजार डिसरप्ट होता, हिल जाता, क्योंकि उसका ब्रांड और उसका ग्राहक का बेस बहुत तगड़ा है माय डियर फ्रेंड्स। वो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है, इसकी हेल्थ इंश्योरेंस को तो ऐसे ही खत्म कर सकती है एलआईसी। उतना बड़ा कस्टमर बेस और इतना ज़्यादा ट्रस्ट है लोगों का कंपनी के लिए, तो 100% कस्टमर पॉलिसी एलआईसी की हेल्थ इंश्योरेंस लेना प्रेफर करते। बट फॉर टाइम बीइंग कोई नहीं, प्राइवेट इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस वाले हैं मजे ले लो। ठीक है, अभी मार्केट को अस्थायी राहत है और ये स्थायी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि परमानेंट कैंसिल कर दिया एलआईसी ने हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आना, ऐसा नहीं है। ये ओएफएस के बाद में लॉन्च कर सकते हैं अगले साल में। तो आने वाले सालों में डेफिनेटली ये चीज़ जब होने लगेगी तो आपको हम अपडेट बताएंगे। जरूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहना। अब आपके लिए इसका मतलब क्या है, ओवरऑल अगर आप समरी देखें तो एलआईसी का ध्यान हेल्थ इंश्योरेंस पर फिलहाल नहीं है और अभी कोई ऐसा प्रोडक्ट बदलाव या कमीशन बदलाव की चिंता आपको नहीं करनी, की कोई टेंशन नहीं है। ओएफएस के दौरान कंपनी आमतौर पर ट्रांजिशन से बचती है, कोई भी बड़ा चेंज नहीं करती है, स्टेबल रहने की कोशिश करती है। और एडवाइजर के लिए ये समय ट्रेनिंग करने का, कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड करने का, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करने का। लेकिन अभी मैं आपको फिर से एक अपनी वे ऑफ थिंकिंग बताना चाहूँगा कि आने वाले एक साल के अंतर्गत में 2026 एंड होने से पहले पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि एलआईसी ना चाहते हुए भी हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में एंट्री कर जाएगी। अब देखते हैं मेरी बात कितनी सच होती है, बट जिस हिसाब से दिख रहा है मामला, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है। अगला साल प्रोडक्ट एक्सपेंशन हो सकता है, मतलब बड़े बड़े मौके आपका वेट कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो आप बने रहना। ठीक है, आपको बाहर नहीं जाना। कस्टमर्स के लिए क्या है भाई, मैं मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं कैसे समझाऊं, क्या उनके वो है। एलआईसी के एंट्री की उम्मीद बहुत सारे लोगों में थी, कस्टमर वेट कर रहे थे कि यार एलआईसी की हेल्थ इंश्योरेंस आएगी तो हम तभी ले लेंगे। इवन मेरे कई सारे क्लाइंट्स ने भी मुझे ये बात बोली थी। मैंने तो उनको बोला इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पहली बात। दूसरा, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए मेरी ही कंपनी का वेट क्यों कर रहे हो भाई, कितने ही पैसे बचा लोगे आप। तो आप उनको बोलिए सर तुरंत आप कराइए, इसके भरोसे अभी मत रहिए, ऐसी कोई वो नहीं थी। मैं मानता हूँ आप इंटरेस्टेड थे, लेकिन अभी कैंसिल है, पोस्टपोन है मामला। अभी आप रिस्क मत लीजिए, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दीजिए। एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस आएगा तो कंपटीशन भी तो बढ़ेगा, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा तो क्लाइंट को बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे, नो डाउट। बट फिलहाल के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है। इस पर हमने और भी वीडियोस बनाए थे, बट आफ्टर ऑल द बिगेस्ट एडवाइस फॉर यू एज अ एडवाइजर इज, सबसे पहले जब भी किसी कंपनी में स्टेक सेल होता है, ऑफर फॉर सेल लगता है, तो फोकस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंप्रूव करने का होता है। तो वो कंपनी ही नहीं, मैं तो बोलूँगा आप भी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंप्रूव करिए। डेली 5 बजे की लाइव क्लास मेरी अटेंड करिए। जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको बिना सवाल जवाब करे, बिना अपना दिमाग लगाए यूज़ करिए माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि एक कहानी याद आती है कि एक महात्मा जी गए थे एक राजा के पास में। राजा ने बोला महात्मा मुझे ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है दे देते हैं। उसने कहा लाओ पहले एक प्याला चाय का पिला दो। तो राजन ने बोला ठीक है।
प्याले में चाय डालने लगे और प्याला भर के ओवरफ्लो होने लगा। राजन ने बोला महाराज ये तो ओवरफ्लो हो गया, अब कहाँ से डालो? उनका डालते जाओ डालते जाओ। डालते गए तो नीचे पूरा कारपेट खराब हो गया। राजा ने बोला महाराज माफ़ करिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ महात्मा आप क्या समझाना चाह रहे हो। तो महात्मा ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर बहुत सारी पुरानी टेक्निकें, पुराने तरीके आपने दिमाग में भरे पड़े हैं, वही पुराने रिजल्ट्स आपको मार्केट में आएंगे। अगर नए तरीकों से मार्केट में काम करना चाहते हो, नया रिजल्ट अगर आपको चाहिए, तो मॉर्निंग 5 AM क्लास ज्वाइन करिए। वहाँ पर सब नए नए तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग से लेकर के, ऑनलाइन मार्केटिंग से लेकर के, ऑफलाइन मार्केटिंग से लेकर के इनोवेटिव आइडियाज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो ये 365 दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चॉइस आपकी है, ठीक है। फिर ये मत कहना कि जी इंडिया में ट्रेनिंग बहुत महंगी हो रही थी मैंने नहीं ली। मैं तो ट्रेनिंग महंगी नहीं कर रहा ना, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ भाई आपको। फिर भी अगर आप कंप्लेनिंग एटीट्यूड में ये कंप्लेन करोगे कि ट्रेनिंग की वजह से मैं पीछे हट गया, फिर उस कंडीशन में सवाल आपके ऊपर दागा जाएगा। क्लाइंट को गलत जानकारी नहीं देनी है, ये नहीं कहना कि हाँ आने वाला है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर द टाइम बिंग आप बोल सकते हैं। अभी इस पर मुहर नहीं लगी है तो आप जो है एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का ले लीजिए। ये समय आपके लिए रिलेशनशिप बिल्डिंग का टाइम है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए जो सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया में ये सारे फायदे आपको मिलते हैं अगर आप अपनी मार्केटिंग हमसे करवाते हैं तो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सारे के सारे वीडियोस जो सारे के सारे ऑफरिंग्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए यहाँ पर चैनल पे लेके आए हैं। एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइज। तो ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सर्विस लिस्ट और ई बुक के बारे में मैं आपको 2 मिनट बताना चाहूँगा। अगर आप भी पहली ही बार में किसी प्रोस्पेक्ट को पॉलिसी बेचना चाहते हैं, या अगर चाहते कि वो खुद ही मेरे से पॉलिसी के बारे में चर्चा करना शुरू कर दे और पहली बार में ही मैं उसके पास आधे घंटे के लिए बैठ जाऊं और वो मुझे खुद बैठा ले, तो ध्यान से सुनिए। आपके पास में होनी चाहिए सर्विस लिस्ट। ये सर्विस लिस्ट आपको क्या करेगी, 40+ सर्विसेज मैंने लिख के आपको दिए रहे हैं। किस तरीके से है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। देखिए ये इंग्लिश वाला है, ये हिंदी वाला है। आपका नाम, नंबर, फोटो, ब्रांडिंग सब कुछ इसमें लगा रहेगा। इससे क्या होगा, आप बोलोगे गुड मॉर्निंग सर, मैं कृष्णा लोधियाल फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं लोगों के पैसे बचवाता हूँ, मैं लोगों की बच्चों की शादियों के लिए प्लानिंग करता हूँ, मैं लोगों के बच्चों के हायर स्टडीज़ के लिए पैसा उनको मैनेज करके देता हूँ। मेरी प्लानिंग की वजह से पिछले इतने वर्षों में मैंने इतने हज़ार लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करके उनके बच्चों की एजुकेशन मैंने इंश्योर किया सर। और इसके अलावा सर ये मेरा सर्विस लिस्ट पकड़िए, इसमें 40+ सर्विसेज है। आप देख के बताइए ना सर कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। आपका पूरा ये एरिया मेरे रेडियस में आता है सर, इसमें मैं सर्वे कर रहा हूँ। ये सर्वे फॉर्म पकड़िए। आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में मैं कहाँ पे सपोर्ट कर सकता हूँ मुझे ये बताइए सर। मैं पॉलिसी बेचने नहीं आया, आप मुझे बताइए मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ। जब वो आपकी सर्विस लिस्ट देखेगा ना, तो उस सर्विस लिस्ट में माय डियर फ्रेंड 40+ सर्विसेज हमने लिखी हुई है। एक न एक चीज़ पे उसको आपकी ज़रूरत होगी। अब जब आप, अच्छा एक चीज़ ये है कि जब आप कोई रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। आपने अपनी रेपुटेशन बता दी, क्रेडिबिलिटी दिखा दी। वैल्यू एडिशन करने के लिए एक और चीज़ ले लेना, 25 LIC के कॉम्बिनेशन पोस्टर, जो कि हम आपको देंगे आपके नाम, नंबर, फोटो, ब्रांडिंग सब करके। तो मेरे पे भरोसा करके अगर आप 998 रुपये का रिस्क साल में एक बार ले सकते हो तो आपको लेना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, 3 महीने अगर आपने मेरी इस एक्टिविटी को फॉलो कर दिया, आप पॉलिसी छोड़िए, इसका 100 गुना ज़्यादा रिटर्न आप लेके आओगे। 999 मल्टीप्लाई बाई 1000 आप कर लो, 1000 कर लो, तो आपको मिलेगा। ये पोस्टर कुछ इस तरीके से देखते हैं। देखो इंग्लिश वाले पोस्टर ऐसे हैं और हिंदी वाले पोस्टर भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो आपको हिंदी वाले चाहिए तो हिंदी वाले मिल जाएंगे, इंग्लिश वाले चाहिए तो इंग्लिश वाले मिल जाएंगे। दोनों चाहिए तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। इस वीडियो में आपने क्या सीखा मुझे बताना, लाइव क्लास जरूर एंटर करना, अपने कमेंट LIC के इस डिसीजन पे। देखिए मैं सीधा LIC का ये डिसीजन है नहीं कह सकता, ये डिसीजन एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है कि LIC को फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से दूर रखा जाए, क्योंकि खुद का बिजनेस भी उसको मेंटेन करना है। और अभी OFS का टाइम है, LIC में प्राइवेट इक्विटी को इन्होंने थोड़ा बढ़ाना है। अब ये क्यों किया गया, देखो मैं ऐसा मानता हूँ, अगर मेरी पर्सनल राय आप मांगते हैं तो मैं पहले आपको बोल दूँ ये मेरी राय है, मैं आपके ऊपर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक स्वतंत्र अपनी राय ये जब मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे घर में पैसे कम पड़ रहे हैं, अगर मेरे परिवार के गुजारे के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, माना कि मुझे पैसा चाहिए, तो क्या मैं अपने घर के भाड़े बर्तन बेचना शुरू कर दूंगा क्या? आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए, क्या मैं अपने बर्तन बेचना शुरू कर दूं? क्या मैं अपना बेडशीट बेचना शुरू कर दूं? या मैं घर में कोई सामान पड़ा है अपना बेचना शुरू कर दूं? उससे मैं मेरी अपनी ज़रूरतें पूरी होंगी क्या?
कभी भी पूरी नहीं होंगी। और ख़ास करके जब इतनी बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी थी तो इसको लिस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई है जो मुझे ये समझा दे तो मैं स्वागत करता हूँ। तो ये मेरी अपनी राय है। ये फिर मजबूरी बन जाती है क्योंकि स्टॉक मार्केट का अपना रूल है कि प्रमोटर्स को 75% से ज़्यादा स्टेक कंपनी में रख नहीं सकते। तुम गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक मार्केट का अपना साइंस है, अपने नियम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अब इसमें फंस गई है। अब गवर्नमेंट को मजबूरी में वो OFS लाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई पहले आपने अपने घर के भाड़े बर्तन, इवन जो प्रॉफिटेबल कंपनी थी आपकी, उसको आपने पब्लिक पे ऑफर कर दिया। और पब्लिक पे ऑफर करने के बाद में आप देखो ना LIC का स्टेक का क्या हाल है आज की डेट में। मार्केट में उसका स्टॉक प्राइस क्या पैसा बना के दे पा रहा है। ये डिसीजन गवर्नमेंट का मुझे बहुत ही बेकार डिसीजन लगा। खैर, एज अ कोच मैं कोई डिसीजन मेकर नहीं हूँ, मैं अपनी राय दे सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी राय से सहमत हो, बट एज अ इंडिपेंडेंट कोच और कंसल्टेंट मैं आपको ये अपने बारे में बता रहा हूँ, अपनी राय बता रहा हूँ। आपकी राय मेरे से अलग भी हो सकती है और होनी भी चाहिए, अगर आपके पास उसके लिए प्रॉपर लॉजिक्स हैं तो। लेकिन कस्टमर को आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सही, क्रेडिबल, लॉजिकल, लीगल तरीके से बतानी है। कोई भी विरोधाभास, कोई भी ऐसी चीज़ें ना बताएं कस्टमर को कि कंफ्यूज हो जाए। तो एज अ एडवाइजर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी वीडियोस देखिए। फालतू की वीडियोस यूट्यूब फेसबुक पे देखने से अच्छा ज्ञान की बातें देखिए जो आपको आपके गोल तक, लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे। मैं 365 दिन सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे आपके पास आ रहा हूं, ऐसे ही नहीं आ रहा। मैं सच में चाहता हूं कि आप जिंदगी में तरक्की करें। आप तरक्की करेंगे, हम तरक्की बाय डिफॉल्ट कर लेंगे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। सर्विस लिस्ट और ई बुक ऑर्डर करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में टॉप पे जो दिख रहा है उस पर मैं भेज रहा हूँ। सारे ग्रुप्स में भी भेज दूंगा वीडियो के लिंक के साथ में। आज ही ऑर्डर कर लेना। साल में आपको इतना ट्रस्ट तो मेरे पे करना चाहिए कि यार ये अगर ऐसी एक्टिविटी बता रहा तो ये कर लूँ एक बार। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।